नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कोको के अंतर्गत जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। कोको में जनन। कोको में जनन 3 प्रकार की विधियों के द्वारा होता है। पहला है कायिक जनन, यानी इस प्रकार के जनन प्रक्रिया में कोको में उनका जो मुख्य पाद बॉडी अर्थात जो थैलस होता है, वह थैलस ही जनन इकाई के रूप में भाग लेता है या उसका कुछ कुछ हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है और वो एक नया थैलस बढ़ाता है। तो कायिक जनन से हमारा तात्पर्य है कि थैलस का ही भाग या कोई हिस्सा टूट करके जब अलग होता है और वो एक नए पादप या थैलस का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन, यानी इस प्रकार की जनन प्रक्रिया के अंतर्गत लैंगिक जनन के समान अर्धसूत्रीय विभाजन एवं निषेचन की प्रक्रिया में देखने को नहीं मिलती है। अपितु इस प्रकार की जनन प्रक्रिया में कुछ कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, जो आगे चल कर के नए पादप थैलस का निर्माण करती है। जैसे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो बीजाणु संरचनाएं बनती है, वो सभी है जो इस अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। और तीसरा जो जनन का प्रकार है, जो वो है लैंगिक जनन, यानी इस प्रकार की जनन प्रक्रिया के अंतर्गत युग्मकों अर्थात नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है और उसके पश्चात उन युग्मकों के बीच में आपस में संलयन की प्रक्रिया होती है और तत्पश्चात युग्नज का निर्माण होता है, जो आगे चल कर के अंकुरित होकर के नए पादप थैलस को जन्म देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोको के अंतर्गत 3 प्रकार के जनन की विधियां पाई जाती है। अब हम आज इस वीडियो के अंतर्गत कोको में कायिक जनन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कोको में कायिक जनन कई प्रकार की युक्तियों के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें सबसे पहले है विखंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की जब बात करते हैं, तो इस प्रकार के कायिक जनन में जैसा कि नाम से विदित है कि मुख्य पादप थैलस जब टुकड़ों में टूट जाता है, उसका विखंडन हो जाता है, तो ये प्रत्येक खंड ग्रोथ करके एक नए कवक जाल का निर्माण करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र के अंतर्गत कि राइजोपस का आपको है जो थैलस दिखाया गया है। इस राइजोपस का जो थैलस जो इसका स्टोलन हिस्सा है, यहाँ पर आपको राइजोपस के अंतर्गत 3 प्रकार के कवक तंतु दिखाई दे रहे हैं। राइजोइड्स है, ये स्टोलन है और ये स्पोरेंजियोफोर है। तो ये इसका जो स्टोलन्स है, ये जब ब्रेक हो जाता है टुकड़ों में, तो इसका प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए कवक जाल का निर्माण करता है। तो जब कभी भी कोई कवक तंतु टुकड़ों में टूट करके एक नए कवक जाल का या नए पादप थैलस का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की विधि को हम विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट है मुकुलन। कायिक जनन की यह विधि प्रमुख रूप से हमें यीस्ट, जिसे हम सैकेरोमाइसिस कहते हैं, के अंतर्गत देखने को मिलती है।
इस मुकुलन प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष प्रकार के एंजाइम द्वारा जनक कोशिका भित्ति का कोई भी हिस्सा शेष कोशिका भित्ति की तुलना में सॉफ्ट अर्थात कोमल हो जाता है तथा जीवद्रव्य के दबाव के कारण ये कोमल कोशिका भित्ति एक अतिवृद्धि के रूप में विकसित होती है और इस अतिवृद्धि को हम मुकुल कहते हैं। कभी कभी ये मुकुल नुमा संरचना हमें एक पंक्ति के रूप में अर्थात श्रृंखला के रूप में देखने को मिलती है और ये प्रत्येक मुकुल या कलिका मुख्य कोशिका के रूप में कार्य करती है, यानी ये प्रत्येक मुकुल एक वयस्क कोशिका के रूप में विकसित होती है और इस प्रकार की मुकुलन वृद्धि के द्वारा हमें कायिक जनन है जो एस्कोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों के एस्को बीजाणुओं एवं बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों के बेसिडियो बीजाणुओं में भी अंकुरण के समय देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द्विखंडन। यीस्ट में हमें इस प्रकार का कायिक जनन देखने को मिलता है। इसमें जनक कोशिका पहले सुदृढ़ हो जाती है तथा इसके बाद विभाजित होकर दो समान आकृति की डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जनक कोशिका है, ये सुदृढ़ होकर के और विभाजित होकर के दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है और इस प्रकार निर्मित प्रत्येक संतति कोशिका ग्रोथ करके एक न्यू अर्थात नवीन वयस्क कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। फिर है आपके क्लेमाइडो बीजाणु। ये बीजाणु मोटी भित्ति वाले एवं कठोर भित्ति वाले होते हैं, यानी इनकी जो भित्ति होती है बीजाणुओं की वो मोटी होती है, थिकनेस हाईली थिकंड होती है और कठोर होती है और इनका जो जीवद्रव्य होता है क्लेमाइडो बीजाणुओं का वो अत्यधिक सघन होता है। इन क्लेमाइडो बीजाणुओं में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो लिपिड के रूप में पाया जाता है। क्लेमाइडो बीजाणु सामान्यतः हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं क्योंकि इनके चारों ओर मोटी भित्ति पाई जाती है। इनके अंतर्गत संचित भोज्य पदार्थ होता है जिसके फलस्वरूप ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जिंदा रहते हैं। कवक जाल के अंदर जब इनका निर्माण होता है तो इन क्लेमाइडो बीजाणुओं का निर्माण अंतस्थ या अंतर्वेशी क्रम में देखने को मिलता है। अंतस्थ से मतलब है कि अगर कवक तंतु के शीर्ष पर इनका निर्माण होता है तो इसमें अंतस्थ क्लेमाइडो बीजाणु कहते हैं और अगर बीच में कवक तंतु के अगर हमें इनका निर्माण देखने को मिलता है बीच बीच में टुकड़ों में तो इस प्रकार के क्लेमाइडो बीजाणुओं के निर्माण को हम इंटरकैलरी या अंतर्वेशी क्लेमाइडो बीजाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्लेमाइडो बीजाणुओं का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है, टर्मिनल और इंटरकैलरी अर्थात अंतस्थ और अंतर्वेशी। इन क्लेमाइडो बीजाणुओं की संख्या कवक सूत्र में एक या एक से अधिक हो सकती है और ये हमेशा एक एकल या श्रृंखलाबद्ध रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कवक सूत्र की जो कोशिका क्लेमाइडो बीजाणुओं का निर्माण करती है वो गोलाकार आकृति ग्रहण कर अन्य शेष कोशिकाओं से पृथक हो जाती है और अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का स्राव करती है जिसके फलस्वरूप ये है प्रतिकूल परिस्थितियों में
सर्वाइव कर जाती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये क्लेमाइडो बीजाणु अंकुरित होकर के नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें तो हमें हिस्टोप्लाज्मा एवं फ्यूजेरियम आदि के अंतर्गत क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा कायिक जनन देखने को मिलता है। उसके बाद में है ओइडिया। ओइडिया ये विशेष प्रकार के बीजाणु संरचनाएं हैं जिनकी आकृति प्रायः हमें सामान्य बीजाणुओं की तरह ही दिखाई देती है। इनके निर्माण में सबसे पहले कवक सूत्र पर एक फ्लास्क की आकृति का उभार उत्पन्न होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। निर्माण से पहले यहाँ पर एक उभार उत्पन्न होता है कवक सूत्र पर। यह उभार बाद में लंबा होकर एक ट्यूब का निर्माण कर लेता है और इस ट्यूब के आधार पर यानी आधारीय भाग पर एक पट का निर्माण, जिसे हम बेसल सेप्टम कहते हैं, जिसके द्वारा ये ट्यूब या नलिका कवक सूत्र से अलग हो जाती है। अब इसका जो ऊपरी सिरा जो इस नलिका का है, ये ऊपरी सिरा है जो सुदृढ़ हो जाता है और इसे हम ओइडियम कहते हैं। और इस प्रकार पट निर्माण द्वारा अब निरंतर इसमें पट निर्माण होता रहता है और तलाभिसारी क्रम में, यानी नीचे की तरफ हमेशा है जो आपको नए ओइडिया देखने को मिलेंगे और जो ओल्ड होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। तो इस प्रकार के क्रम को हम बोलते हैं तलाभिसारी क्रम। तो इस प्रकार से तलाभिसारी क्रम में हमें जो ओइडिया का निर्माण देखने को मिलता है, यानी ये जो सबसे ऊपर है ये सबसे पहले निर्मित ओइडिया है, उसके बाद में निर्मित ये है और सबसे अंत में ये है, और नेक्स्ट जो भी नया ओइडिया बनेगा वो तलाभिसारी क्रम में नीचे की तरफ बनता है। तो इस प्रकार से ओइडिया की एक चैन बन जाती है और ये ओइडिया है जो अंकुरित होकर के नए पादप थैलस का निर्माण करते हैं। आगे है ऑर्थ्रोस्पोर्स अर्थात संधि बीजाणु। इन बीजाणुओं के निर्माण में किसी कवक सूत्र की जो दो कोशिकाएं होती है आपस में पास पास व्यवस्थित होती है, उन कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं में भी ओइडिया की तरह ही ये कोशिकाएं भी पट निर्माण के द्वारा इन बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये बीजाणु एक श्रृंखला में निर्मित होते हैं और ऐसा लगता है कि इनके बीच में है जो जॉइंट्स है, अर्थात संधियां पाई जाती है, इसलिए इन्हें संधि बीजाणु कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जियोट्राइकम कैनिडम के अंतर्गत हमें है जो इस प्रकार की बीजाणु देखने को मिलते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर के नवीन कवक थैलस का निर्माण करते हैं। फिर है आपके तंतु जटा, जिसे हम राइजोमोर्फ कहते हैं। राइजोमोर्फ ये कवक जाल होता है जो अत्यधिक सुदृढ़ होकर के सघन व्यवस्थित होकर के विशिष्ट प्रकार की संरचना का, मोटी संरचना का निर्माण करता है, जो हमें बाह्य रूप से मूल के समान प्रतीत होता दिखाई देता है। ये संरचना मात्र पादप थैलस से पृथक होने पर एक नवीन थैलस का निर्माण
करती है। फिर है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया जो कि हमें क्लेविसेप्स के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अर्गोट नामक औषधि इन्हीं से ही प्राप्त की जाती है। स्क्लेरोसिया कवक तंतुओं का एक सघन संहति होती है। ये स्क्लेरोसिया मात्रा कवक थैलस से पृथक होने पर अंकुरित होकर के नवीन पादप थैलस का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।